हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 5 पार्ट सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 5 है अभिप्रेरणा और सांगठनिक मानववाद, जिसमें हमने कल किया था अब्राहम मैस्लो के बारे में और हर्ट्ज़बर्ग के बारे में। आज हम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे D.H. मैकग्रेगर के बारे में। प्रोफेसर डगलस प्रबंधन की कला और विज्ञान पर अपने प्रमुख योगदान के लिए लंबे अंतराल से जाने जाते हैं। वर्ष 1960 में जब मैकग्रेगर की पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज प्रबंध जगत के सामने आई, तभी मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत भी लोकप्रिय हो गया। इसके पहले अब्राहम एच मैस्लो के चिंतन को प्रशासन तथा प्रबंधन साहित्य में स्थान नहीं मिला था। इसी क्रम में बटलर ने लिखा है कि मैकग्रेगर के प्रयासों के बिना प्रबंध जगत मैस्लो के विचारों को नहीं जान पाता। परंतु यह भी सत्य है कि मैस्लो ने मैकग्रेगर को बौद्धिक विश्वसनीयता प्रदान की, तो मैकग्रेगर ने मैस्लो को प्रबंध के क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलवा दी। मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। डगलस मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 में एक्स एवं वाई का सिद्धांत दिया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके बारे में पेपर में पूछा जा चुका है कि एक्स और वाई सिद्धांत किसने दिया है। सिर्फ इन्होंने यही पूछा है एक्स और वाई सिद्धांत किसने दिया है, तो ये किसने दिया है? डगलस मैकग्रेगर ने। मैकग्रेगर का मानना है कि प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और उसकी एक स्पष्ट विचारधारा होती है। मैकग्रेगर ने यह माना है कि शीर्ष प्रबंधन इस बात पर चिंतित रहता है कि संगठन के लोगों को किस सर्वोत्तम एवं प्रभावशाली प्रणाली से नियंत्रित तथा प्रबंधित किया जा सकता है। वे कहते हैं कि मानव व्यवहार को अर्थात संगठन में कार्यरत श्रमिकों को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधक जिस मान्यता एवं वैचारिक कल्पना को मानता है, उससे पूरे उद्यम को चरित्र निर्धारित होता है। उनका मानना था कि प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। मैकग्रेगर कहते हैं कि संगठन में कार्यरत शीर्ष प्रबंधन मानव प्रकृति एवं मानव व्यवहार के बारे में दो प्रकार की कल्पना करता है, जिसे उन्होंने एक्स और वाई सिद्धांत कहा है। जहां एक्स विचारधारा क्लासिकीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं वाई विचारधारा प्रबंधक के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण अर्थात भागीदारी प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करती है। मैकग्रेगर ने जहां एक्स विचारधारा को कार्य केंद्रित कहा है, तो वहीं वाई विचारधारा को कार्य एवं जन केंद्रित कहा है। एक्स विचारधारा परंपरागत अवधारणा पर आधारित विचारधारा है जो प्रबंधन द्वारा निर्देशन व नियंत्रण तथा अभिप्रेरणा में भौतिक पहलुओं पर बल देती है। प्रबंधक द्वारा कार्य कराने के लिए गत्यात्मक हस्तक्षेप करने वाली विचारधारा है जो अधिनायकवादी प्रबंधकीय शैली रखती है। एक्स सिद्धांत के अनुसार एक औसत व्यक्ति कार्य के प्रति अरुचि रखता है, जहाँ तक हो सके कार्य को टालता है, उदासीनता का व्यवहार करता है, परिवर्तन विरोधी एवं आत्मकेंद्रित होता है तथा कम महत्वाकांक्षी होता है। अतः ये आवश्यक है कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों पर आवश्यक दबाव व नियंत्रण बनाया जाए। मैकग्रेगर स्वीकार करते हैं कि एक्स विचारधारा में सभी कर्मचारियों को कार्य के प्रति अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। एक्स विचारधारा की मान्यताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, औसत रूप से मानव मूलतः आलसी होता है और कार्य के प्रति अरुचि प्रदर्शित करता है। कार्य से बचने के लिए उसके अंदर भावना छिपी रहती है।
सेकंड पॉइंट है, अधिकांश व्यक्ति महत्वाकांक्षा नहीं रखते तथा स्वयं निर्देशित होना चाहते हैं और जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है, संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण में उसमें रचनात्मक क्षमता का अभाव पाया जाता है। इसमें व्यक्ति की अभिप्रेरणा भौतिक व सुरक्षा स्तर तक सीमित रहती है। स्पष्ट है कि यह विचारधारा मानवीय प्रकृति व व्यवहार के नकारात्मक पहलू को प्रस्तुत करती है, अर्थात यह मानवीय व्यवहार की एकांकी प्रवृत्ति को परिभाषित करती है। मैकग्रेगर मानते हैं कि यह विचारधारा शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है और रूढ़िवादी मान्यताओं पर आधारित है। उनका मानना है कि एक्स विचारधारा एक सीमा तक ही प्रभावशाली हो सकती है और मानव की निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, परंतु उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को नहीं। इसलिए इसकी उपयोगिता वृहत स्तर पर संदिग्ध है। एक्स सिद्धांत के निम्न दो दृष्टिकोण हैं। फर्स्ट है नर्म एक्स। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि कार्मिकों को ज़्यादा काम का ज़्यादा वेतन या लालच दिया जाता है और उसे ज़्यादा कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसे सौदेबाजी का सिद्धांत भी कहते हैं। सेकंड है कठोर एक्स। यह सिद्धांत केवल कार्मिकों में दंड एवं भय प्रताड़ना बनाए रखने की वकालत करता है। अतः दोनों सिद्धांत अभिप्रेरणा के गाजर एवं छड़ी सिद्धांत को बताते हैं। वाई सिद्धांत क्या कहता है? इसमें मनुष्य कार्य को खेल व आराम की तरह मानता है और उसको कार्य में आनंद की अनुभूति मिलती है। व्यक्ति संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाहरी नियंत्रण व निर्देशन के बजाय स्वनिर्देशन एवं स्वनियंत्रण चाहता है। व्यक्ति की संगठनात्मक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली उपलब्धियों व पुरस्कारों से जुड़ी होती है। उचित परिस्थितियों में व्यक्ति न सिर्फ जिम्मेदारियां संभालता है बल्कि जिम्मेदारियों के अवसरों को भी ढूंढता है। आज मनुष्य सांगठनिक समस्याओं के समाधान में कल्पना, रचनात्मक और मेधावता के उचित उपयोग की क्षमता का उपयोग करता है। मैकग्रेगर ने वाई सिद्धांत को परिवर्तन के लिए खुला नियंत्रण कहा है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके लिए खुला नियंत्रण कहा है। किसको? वाई सिद्धांत को। वाई सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कार्य करना चाहता है, दायित्वों को निभाना भी सीख सकता है, उसमें पहल क्षमता भी होती है। अतः संगठन में सहयोग, मार्गदर्शन तथा सकारात्मक प्रयासों से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार कार्मिकों को लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दंड या नियंत्रण नहीं बल्कि सहयोग करना चाहिए, जिसके लिए निम्न पर जोर देना चाहिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है केंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन। सेकंड है निर्णय में सहभागिता। थर्ड है समन्वय। फोर्थ है आत्मनियंत्रण और फिफ्थ है प्रोत्साहन आदि। रेसिस लिक्टस ने एक्स सिद्धांत को कार्य संगठन तथा वाई सिद्धांत को सामूहिक अभिप्रेरणा नाम दिया था और पीटर ड्रकर ने वाई सिद्धांत को उद्देश्य द्वारा प्रबंध तथा क्रिस और ग्रिस ने वाई सिद्धांत को एकीकृत एवं स्वनियंत्रण प्रबंध और हर्जबर्ज ने वाई सिद्धांत को कार्य समृद्धता तथा पीटर्स ने सशक्तिकरण नाम दिया। एक्स और वाई सिद्धांत की तुलना। दोनों सिद्धांतों यानी एक्स एवं वाई में मानव स्वभाव के बारे में कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं पारंपरिक रूप से विशिष्ट है। मान्यताओं के दो आधारों के मध्य अंतर निम्न प्रकार देखा जा सकता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्स सिद्धांत मानता है कि मनुष्य को कार्य के प्रति स्वाभाविक रूप से अरुचि होती है, जबकि वाई सिद्धांत ये मानता है कि मनुष्य के लिए कार्य उतना ही स्वाभाविक है जितना खेल। सेकंड पॉइंट है एक्स सिद्धांत बल देता है कि लोगों में महत्वाकांक्षाएं नहीं होती और कार्यों में उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करते हैं। वाई सिद्धांत में मान्यताएं ठीक इसके विपरीत है। थर्ड पॉइंट है एक्स सिद्धांत के अनुसार अधिकांश लोगों में सृजनशीलता के लिए कम क्षमता होती है, जबकि सिद्धांत वाई के अनुसार जन समुदाय में सृजनशीलता के लिए
क्षमता व्यापक रूप से विद्यमान होती है। फोर्थ पॉइंट है, एक्स सिद्धांत में अभिप्रेरण कारक निम्नतर आवश्यकताएं हैं, जबकि वाई सिद्धांत में उच्चतर क्रम की आवश्यकताएं अभिप्रेरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण, यद्यपि पूरी नहीं की गई आवश्यकताएं भी अधिक महत्वपूर्ण है। फिफ्थ पॉइंट है, एक्स सिद्धांत में लोगों में आत्म प्रेरण का अभाव है और उनसे अधिकतम उत्पादन करने के लिए बाहरी नियंत्रण और निकट पर्यवेक्षण आवश्यक है, जबकि वाई सिद्धांत में लोग आत्मनिर्देशित और सृजनशील है एवं ये आत्मनियंत्रण को वरीयता देते हैं। सिक्स पॉइंट है, एक्स सिद्धांत संगठन में स्केलर श्रृंखला प्रणाली व सत्ता के केंद्रीकरण पर बल देता है, जबकि वाई सिद्धांत निर्णय की प्रक्रिया व विकेंद्रीकरण और अधिक सहभागिता पर बल देता है। 7 पॉइंट है, एक्स सिद्धांत निरंकुश नेतृत्व पर बल देता है, जबकि वाई सिद्धांत लोकतांत्रिक एवं सहयोगात्मक नेतृत्व शैली पर बल देता है। सिद्धांत एक्स और वाई, तुलना का आधार, एक्स सिद्धांत वाई सिद्धांत, विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य सिद्धांत एक्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है, सिद्धांत एक्स लोग कार्य करना पसंद नहीं करते, लोगों को काम करने के लिए बाध्य किया जाए और ये लोग उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए इच्छुक नहीं होते। सेकंड पॉइंट है इसका, अधीनस्थों के लिए अधिकारी उद्देश्य निर्धारित करते हैं। वाई सिद्धांत है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, वाई सिद्धांत लोग कार्य करना पसंद करते हैं और आत्मनिर्देशन में अच्छा काम करते हैं और ये लोग उत्तरदायित्व लेना पसंद करते हैं। सेकंड पॉइंट है, उच्च अधिकारी और अधीनस्थ संयुक्त रूप से उद्देश्य निर्धारित करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, योजना निर्माण उद्देश्य निर्धारण सहित एक्स सिद्धांत के लोग हैं वो क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, उद्देश्य निर्धारित करने और योजनाएं तैयार करने में अधीनस्थों की सहभागिता कम है, कुछ ही विकल्पों की खोज की जाती है, उद्देश्य और योजनाओं के लिए वचनबद्धता कम है। और वाई सिद्धांत है, उद्देश्य के निर्धारण और योजना में अधीनस्थों की सहभागिता पर्याप्त है, बहुत से विकल्पों की खोज की जाती है, उद्देश्य और योजनाओं के लिए दृढ़ वचनबद्धता है। नेतृत्व, इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्स सिद्धांत का, नेतृत्व केवल प्राधिकार पर आधारित निरंकुश है। सेकंड पॉइंट है, लोग आदर्शों का अनुसरण करते हैं परंतु अप्रत्यक्ष प्रतिरोध और अविश्वास विद्यमान रहता है। थर्ड पॉइंट है, संप्रेषण एक तरफा है, शीर्ष से पाद और प्रतिपुष्टि बहुत कम है, सूचना प्रवाह सीमित है। वाई सिद्धांत है, नेतृत्व सहयोगशील है और सामूहिक कार्य क्षमता पर आधारित है। सेकंड पॉइंट है, अनुभव करते हैं और कार्य निष्पादन के प्रति वचनबद्ध है। थर्ड पॉइंट है, संप्रेषण दो तरफा है और प्रतिपुष्टि पर्याप्त है, आवश्यक सूचना अबाध प्रवाहित होती है। नियंत्रण और मूल्यांकन एक्स सिद्धांत है इसका फर्स्ट पॉइंट है, नियंत्रण बाहरी और कठोर है। सेकंड पॉइंट है, उच्च अधिकारी न्यायाधीश जैसे कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट है, मूल्यांकन में कम विश्वास है, फोकस विगत पर होता है और छिद्रान्वेषण पर बल होता है। वाई सिद्धांत क्या कहता है कि नियंत्रण आंतरिक है और आत्मनियंत्रण पर आधारित है। सेकंड पॉइंट है, उच्च अधिकारी शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट है, मूल्यांकन में दृढ़ विश्वास है, लोग विगत से सीखते हैं परंतु फोकस भविष्य पर रहता है और अग्रनिवेशन नियंत्रण समस्या का समाधान पर बल देता है। मैकग्रेगर के सिद्धांत के निष्कर्ष, मैकग्रेगर कहते हैं कि वाई सिद्धांत को संगठन में एकदम से अपनाना आसान कार्य नहीं है, बल्कि यह कभी कभी संशोधन एवं सुधार की मांग करता है। जहां पर यह सिद्धांत अपनाया गया है वहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। जहां पर यह सिद्धांत अपनाया गया है वहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिले। उपरोक्त एक्स एवं वाई विचारधाराओं का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि वाई सिद्धांत अधिक प्रासंगिक है। मैकग्रेगर मानते हैं कि प्रबंधक को यह तथ्य स्पष्ट होना चाहिए कि कर्मचारियों की प्रतिबद्धता उनकी व्यापक आवश्यकताओं की संतुष्टि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है।
वाई सिद्धांत में भागीदारी प्रबंधन, सहभागी प्रबंधन, संगठनात्मक व व्यक्तिगत उद्देश्यों का एकीकरण, कर्मचारियों का स्वनियंत्रण व स्वनिर्देशन का वातावरण, उत्तरदायित्व के अवसर और संगठन में प्रबंधकों द्वारा लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसलिए मैकग्रेगर एक्ट सिद्धांत में उपस्थित कमियों एवं अयोग्यताओं को दूर करने की सिफारिश करते हैं। मैकग्रेगर ने एक्ट सिद्धांत को नकारा, परंतु आज भी यह सिद्धांत संगठनों में देखा जा सकता है। वहीं वाई सिद्धांत को जिस आधार पर मान्यता प्रदान की गई वह पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत कोई अनुभविक आधारों पर आधारित नहीं है। मैकग्रेगर की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन सी हैं? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज 1960 में, सेकंड है लीडरशिप एंड मोटिवेशन और एसे ऑफ डगलस मैकग्रेगर 1966 में, वॉरेन बेनिस और एडगम एच स्किन और एंड कैरोलाइन मैकग्रेगर द्वारा संपादित किया गया था। थर्ड है द प्रोफेशनल मैनेजर 1967 में, वॉरेन बेनिस कैरोलाइन मैकग्रेगर द्वारा संपादित किया गया था। अब हम करेंगे सांगठनिक मानववाद, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म के बारे में। संगठनात्मक मानववाद का सिद्धांत कर्मचारियों की योग्यता बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रेरणा के उपयोग पर बल देता है, जिससे एक संगठन की दक्षता बढ़ जाती है। यह सिद्धांत प्रबंधन लक्ष्यों को तैयार करने की आवश्यकता पर बल देता है, जो मानववादी मूल्यों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, संगठन की इष्टतम उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता की व्यक्तिगत वृद्धि और कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त संगठनों द्वारा श्रमिकों को नियंत्रण में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। मानवीय संबंध से संबंधित सिद्धांतकारों ने अपने मूल्यों, प्रभावों और सीमाओं को निर्धारित करके सिद्धांत के विकास में योगदान दिया है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे इसमें हम? रेसिस लिक्टस के बारे में। रेसिस लिक्टस एक अमेरिकी समाज मनोवैज्ञानिक थे, जो मुख्य रूप से 5 पॉइंट लिक्टस स्केल, एक मनोचिकित्सक पैमाने के विकास के लिए जाने जाते हैं, जो लोगों के दृष्टिकोण मापने के लिए उनके हितों से संदर्भित प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति देता है। रेसिस लिक्टस ने प्रबंधन के विषयों, संघर्ष और व्यवहार के अनुसंधान में अनुप्रयोगों के संबंध में कई पुस्तकें लिखी। उनकी कुछ रचनाओं में प्रबंधशील संघर्ष के नए तरीके 1976 तथा मानव संगठन, इसके प्रबंध और मूल्य 1967 सम्मिलित है। व्यवसाय प्रबंधन में लिक्टस के योगदान ने प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता की। इसके अतिरिक्त लिक्टस ने भागीदारी प्रशासन के सिद्धांत की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यस्थल की संलग्न करने के लिए किया गया था और अंततः उन्हें अपनी नौकरी का अधिक आनंद लेने की अनुमति दी गई थी। लिक्टस का प्रबंध सिद्धांत। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में लिक्टस ने प्रबंध कुशलता पर प्रकाश डाला है। न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट 1961 में उनका प्रबंध सिद्धांत वर्णित है। उन्होंने 4 प्रकार की प्रबंध व्यवस्था का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? फर्स्ट है स्वार्थी सत्ताधारी व्यवस्था, सेकंड है हितैषी सत्ताधारी व्यवस्था, थर्ड है परामर्शी व्यवस्था और फोर्थ है सहभागी व्यवस्था। प्रथम प्रकार की व्यवस्था कार्य केंद्रित है। इसमें प्रबंधकीय प्रणाली परंपरागत विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। चतुर्थ प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें टीम कार्य, आपसी विश्वास और सहभागिता सम्मिलित है। द्वितीय और तृतीय प्रणाली इन दोनों के बीच की अवस्था है। प्रबंध व्यवस्था की द्वितीय प्रणाली तथा प्रबंध व्यवस्था की तृतीय प्रणाली डगलस मैकग्रेगर के एक्ट सिद्धांत और वाई सिद्धांत के समीप है। ये दोनों व्यवस्थाएं
कर्मचारियों से अधिक कार्य करवाने के लिए अभिप्रेरित करने में सर्वश्रेष्ठ है। रेसिस-लिप्टस ने अपने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया है कि चतुर्थ व्यवस्था से उत्पादन में वृद्धि होती है तथा यह श्रमिकों से संगठन से अधिक काम लेने में समर्थ है। यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रबंधक अपने कर्मचारी को कार्य करने के लिए अधिक अभिप्रेरित करके उनमें टीम भावना जागृत करता है और उसमें आपसी विश्वास और प्रबंध के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। मनुष्य को मशीन का पुर्जा न समझकर उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाए तथा उन्हें काम के लिए प्रेरित किया जाए तो अधिक सफलता मिल सकती है। क्रिस और ग्रेस संगठनात्मक मानवतावादी विचारक के प्रमुख समर्थक तथा संगठनों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले प्रमुख विचारकों में से एक है क्रिस और ग्रेस। नौकरशाहीपूर्ण या पिरामिडीय मूल्यों के कारण संगठनों में विकसित कमजोर, सतही तथा पारस्परिक अविश्वास पर आधारित संबंधों की जगह मानवीय संबंधों पर बल देते हैं। पॉल हर्शे, केनेथ ब्लेंचर्ड तथा जॉनसन के अनुसार क्रिस और ग्रेस का मानना है कि यदि संगठन अपने सदस्यों की संपूर्ण मानवीय शक्तियों का विकास करने में योग्य होते हैं तो वे स्वयं को उन्नत कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। क्रिस और ग्रेस सहभागी प्रबंध के समर्थक विद्वान थे। उनका मानना है कि कार्य को व्यक्ति के अनुरूप बनाकर ही सहभागी प्रबंध तथा संगठनात्मक विकास के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके अनुसार किसी भी संगठन में सहभागी प्रबंध का सफलतापूर्वक संचालन, संगठन की संरचना, अनौपचारिक समूहों के निर्णय, संगठन की कार्मिक नीति तथा उसके प्रति प्रबंध के दृष्टिकोण जैसे तत्वों पर निर्भर करता है। उल्लेखनीय है कि क्रिस और ग्रेस ने संगठन की संरचना से लेकर संगठन के सीखने तक ही प्रक्रिया पर विस्तार से लिखा है और उनके अध्ययन का अधिकांश समय इस बात की खोज करने में व्यतीत हुआ है कि किस प्रकार संगठनात्मक आवश्यकताओं और व्यक्तियों की आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की जाए। वस्तुतः क्रिस और ग्रेस का बहुत सारा लेखन क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च पर आधारित है। इसमें कुछ करना एक्शन महत्वपूर्ण होता है, अर्थात इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधान तथा व्यवहारिक क्रियाएं एक साथ चलती है। सामान्यतः सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारगत मुद्दों, मानव विकास तथा परिवर्तन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। क्रिस और ग्रेस के विचार। क्रिस और ग्रेस के प्रमुख विचार की चर्चा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। संगठन की संरचना एवं सिद्धांत। व्यवहारवादी विचारक और ग्रेस ने आधुनिक संगठनों की संरचना, सिद्धांतों तथा कार्य प्रणाली के प्रति असंतोष प्रकट करते हुए परिस्थितियों के अनुसार संगठनात्मक संरचनाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उनके अनुसार औपचारिक संगठनों की संरचना इस प्रकार निर्धारित की जाती है ताकि संगठन के लक्ष्य प्राप्त हो सके। इस यांत्रिक प्रक्रिया में क्रमिक की पहल क्षमता तथा अभिप्रेरणा कम हो जाती है, क्रमिक अपरिपक्व बन जाता है। संगठनात्मक सिद्धांतों के प्रयोग से कार्मिक अपरिपक्व बना रहता है। परिणाम स्वरूप उसकी सृजनात्मकता कम हो जाती है। अच्छे प्रबंधक को चाहिए कि वह इन सिद्धांतों पर व्यवहारिक तरीके से सोचे। और ग्रेस कहता है कि परंपरागत पिरामिड नुमा संगठन दैनिक कार्य के लिए तो उपयुक्त है किंतु आगे इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। संरचना। फर्स्ट पिरामिड संरचना। परंपरागत रूप से बने पिरामिड नुमा संगठन दैनिक कार्यों, निर्णयों तथा ऐसे निर्णय के लिए उपयुक्त है जो काफ़ी सोच विचार कर समझौता प्रकृति के अनुरूप लिए जाते हैं। यह निर्णय दंड का या
पुरस्कार व्यवस्था से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। संरचना सेकंड, औपचारिक अनौपचारिक संगठन संरचना। रेसिस लिक्टस के लिंकन पिन मॉडल के समान इन संरचना में अधिष्ठक को उच्च अधिकारी की निर्णय इकाई का सदस्य बनाने का अवसर मिलता है। यह संरचना औपचारिक संगठनों की संशोधित तथा बेहतर संरचना होती है क्योंकि इसमें अधिष्ठों को निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर मिलता है। संरचना थर्ड, प्रक्रियात्मक योगदान के अनुसार शक्ति। यह संरचना टीम के अनुरूप कार्य करने, समूह अभिप्रेरणाओं, नवीन उत्पाद विकास, अंतर्विभागीय क्रियाओं तथा दीर्घकालीन नियोजन हेतु उपयुक्त मानी गई है। इसमें प्रत्येक कार्मिक को किसी समस्या कार्य में उसके संभावित योगदान के अनुसार सूचना, सत्ता तथा नियंत्रण करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। संरचना फोर्थ, मैट्रिक्स या आधात्री संगठन संरचना। इस संरचना में प्रत्येक कार्मिक के पास समान सत्ता तथा दायित्व होते हैं जिनसे वह कार्मिक छुटकारा नहीं पा सकता है अथवा उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रभावित करने के अनेक अवसर उनके पास होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त स्वतंत्रता होती है कि वह संगठन की किसी भी गतिविधि को समाप्त कर सकता है या आवश्यकता अनुसार नई गतिविधि भी शुरू कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप संगठन में आंतरिक एकाधिकार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ऐसे संगठनों में सत्ता की अपेक्षा सूचना महत्वपूर्ण होती है। मैट्रिक्स संगठन का एक और सकारात्मक लक्ष्य है कि इसमें व्यक्ति आत्मानुशासन का विकास कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप इसमें उच्च अधिस्थ संबंधों के झगड़े की संभावना नहीं रह जाती। मैट्रिक्स संगठनों में समस्या के समाधान के लिए परियोजना टीमों का गठन किया जाता है। प्रत्येक परियोजना टीम के सदस्य किसी न किसी प्रबंधकीय कार्य से जुड़े होते हैं। जैसे एक टीम के सदस्य विनिर्माण कार्यों से संबंधित होते हैं तो कोई और टीम विपणन कार्यों से संबंधित होती है। प्रत्येक परियोजना टीम के सदस्य के पास समान शक्ति और उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स संगठन है, सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक समृद्ध समूह के रूप में अच्छे मानवीय रिश्तों के साथ काम करें। ये टीमें कार्य की प्रकृति के अनुसार स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी। मैट्रिक्स संगठन कार्य के वृद्धिकरण, जॉब इनलार्जमेंट के अवसर देता है जो व्यक्तियों की आध्यात्मिक एवं अंतर्वैयक्तिक योग्यताओं के उपयोग को बढ़ाता है। उसके अधीन प्रत्येक व्यक्ति अपनी गतिविधियों के दायरे में अधिक नियंत्रण कर सकता है तथा उनके बारे में निर्णय करने में अपनी भागीदारी कर सकता है। मैट्रिक्स संगठन की विशेषताएं। मैट्रिक्स संगठन की निम्न विशेषताएं। फर्स्ट है, इसमें उच्च अधिस्थ संबंधों को हटा दिया जाता है और उसकी जगह स्व अनुशासन व स्व नियंत्रण को लाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कार्य करने के समान अवसर और उत्तरदायित्व होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें कार्यात्मक एकजुटता पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक के पास असीमित अवसर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, उनका अपने कार्यक्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण होता है। सिक्स पॉइंट है, इसमें भागीदारी के अवसर अधिक होते हैं तथा समस्या समाधान के हित संकलित दल के रूप में कार्य करते हैं। अब 6 पॉइंट है, समस्या के समाधान के लिए प्रोजेक्ट दल का निर्माण किया जाता है। किसी दल अपनी प्रकृति के अनुसार स्थायी एवं अस्थायी भी हो सकते हैं। विलियन प्रक्रिया सिद्धांत। क्रिस ऑर्गिस ने अपनी चर्चित पुस्तक पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 में संगठन की परंपरागत विचारधारा की आलोचना करते हुए एक परिपक्व कर्मचारी की आवश्यकता यानी नीड्स तथा संगठन की जरूरतों यानी रिक्वायरमेंट्स के बीच उपस्थित आधारभूत असंगति बेसिक इनकॉन्ग्रुएंसीज की ओर ध्यान दिया है। उनके अनुसार वर्तमान औपचारिक संगठन इतने सक्षम नहीं है या
इनकी संरचना ऐसी नहीं है कि ये कार्मिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अर्थात संगठन तथा कार्मिक के मध्य मूलभूत असंगति पाई जाती है। एक परिपक्व विचारधारा वाला कार्मिक जिस तरह से संगठन में कार्य करना चाहता है, वैसी संरचना, कार्य वातावरण, परिस्थितियाँ संगठन में नहीं मिलती हैं, अतः कार्मिक तनावग्रस्त या असंतुष्टि रहता है। क्रिस और ग्रिस के अनुसार व्यक्ति अनुकूलन के लिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, या तो संगठन छोड़ देता है जिससे अनुकूलन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सेकंड है, या पद सोपानिक संगठन में सीढ़ी नुमा लांघता है तथा जरूरतों से अनुकूल कर पाए। और थर्ड पॉइंट है, या रक्षात्मक उपाय अपनाने लगता है। और फोर्थ पॉइंट है, या अनुकूलन के लिए कार्य के अरुचि तथा उदासीनता दिखाकर आवश्यकता को संतुष्ट करता है। क्रिस और ग्रिस का निष्कर्ष है कि जहाँ व्यक्तिगत प्रक्रिया की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है, वहाँ संगठन के साथ व्यक्ति का संयोजन उतना ही अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार जिस संगठन में समाजीकरण प्रक्रिया को उपस्थित ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ व्यक्ति के साथ संगठन का संयोजन उतना ही अधिक होता है। क्रिस और ग्रिस की यह विचारधारा व्यक्ति या संगठन दोनों की समान महत्व देता है और प्रक्रिया के द्वारा संगठन और व्यक्ति एक दूसरे की आवश्यकताओं के अनुकूलन कर सकते हैं। और ग्रिस ने इस समस्या के समाधान के लिए WF वर्क के साथ मिलकर विलियन प्रक्रिया सिद्धांत का निर्माण किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तथा संगठन दोनों अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक दूसरे का उपयोग करते हैं। इसमें संगठन तथा व्यक्तिगत के लक्ष्यों को अलग अलग करके पहचाना जाता है। इससे संगठन की खुली प्रणाली कहा जाता है। इसमें औपचारिक व्यवहार के साथ साथ अनौपचारिक व्यवहार भी शामिल है। क्रिस और ग्रिस ने इसे आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन नाम दिया है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार, इसका फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिकरण प्रक्रिया, यानी कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का प्रयोग करता है। सेकंड है समाजीकरण प्रक्रिया, जब संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का प्रयोग करता है। थर्ड पॉइंट है संयोजन विलयन प्रक्रिया, जब संगठन में व्यक्ति और संगठन के मध्य सहयोग हो जाए। जहां परंपरागत संगठनात्मक विचारधारा औपचारिक संबंधों पर केंद्रित थी, वहीं संयोजन मॉडल का संबंध अनौपचारिक संगठन से भी है। जब कर्मचारी अपने औपचारिक कार्य प्रवाह से संतुष्ट नहीं होते, तो वे अनौपचारिक समूह आवश्यकताओं के विकास की ओर बढ़ते हैं। संगठन को सफल होने के लिए अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ संगठन में सेवा कर रहे व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार क्रिस और ग्रिस का संयोजन मॉडल संगठन की वास्तविक स्थिति का विवरण देता है। अपरिपक्वता और परिपक्वता के सातत्य। क्रिस और ग्रिस संगठन की परंपरागत विचारधारा की आलोचना और संगठन के विभिन्न प्रचलित सिद्धांतों की परीक्षा करते हुए उनमें अंतर्निहित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके अनुसार संगठन में प्रचलित नौकरशाही या पिरामिड नुमा मूल्यों के कारण कार्मिकों का समुचित विकास नहीं हो पाता। विशेषीकरण के सिद्धांत से व्यक्ति में पहल की भावना समाप्त हो जाती है, आत्म विकास में अड़चनें आती हैं और व्यक्ति के केवल सतही गुणों का ही विकास हो पाता है। उनके अनुसार वास्तविकता यह है कि औपचारिक संगठन मूल रूप से परिपक्वता विरोधी होते हैं। वे कार्मिक के आत्म विकास के बजाय संगठन के लक्ष्यों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रत्येक संगठन अपनी संरचना तथा नियम अपने कार्यों तथा लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है तथा कार्मिकों को अंतर परिवर्तनीय पुर्जों के रूप में प्रयुक्त करता है। इस तरह औपचारिक संगठनों की प्रकृति कार्मिक को अपरिपक्व बने रहने को बाध्य करती है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर वृद्धि करता है। यदि ऐसा होता है तो उनके व्यक्तित्व में 7 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। कौन कौन से हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था तक। सेकंड है आत्मनिर्भरता की ओर, ना कि निर्भरता की ओर।
थर्ड पॉइंट है सीमित व्यवहार से भिन्न व्यवहारों तक। फोर्थ पॉइंट है अनिश्चित संक्षिप्त रुचियों से स्थायी रुचियों तक। 7 पॉइंट है लघुकालीन से दीर्घकालीन तक, फिफ्थ पॉइंट है लघुकालीन से दीर्घकालीन तक। 6 पॉइंट है श्रेष्ठ सामाजिक स्थिति की ओर न कि अधिकतर सामाजिक स्थिति की ओर। और 7 पॉइंट है आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण की ओर। अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा समस्याएं। क्रिस और ग्रिस के अनुसार सामान्यतः संगठनों में दल या सामूहिक निर्माण के प्रयास नहीं किए जाते और न ही अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं पर विश्वास किया जाता है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं में वृद्धि करके ही किसी संगठन का विकास किया जा सकता है। संगठन में अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं में वृद्धि हेतु क्रिस और ग्रिस ने 3 बिंदुओं महत्वपूर्ण माने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आत्मविश्वास, सेकंड है सुनिश्चितता और थर्ड है अवसर। आत्मविश्वास यानी कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं के ऊपर सकारात्मक रूप से कितना विश्वास करता है। सेकंड है सुनिश्चितता, व्यक्ति अपनी क्षमता एवं छवि के बारे में विचार करे तथा देखे कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड है अवसर, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के उपयोग तथा आवश्यकताओं के बारे में बताने का अवसर मिले। अंतर्वैयक्तिक समस्याओं के संदर्भ में क्रिस और ग्रिस का मानना है कि प्रबंधकों के सोचने एवं कार्य करने का ढंग तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधकों के व्यवहार का अनुमान लगाने का ढंग सदैव ही विसंगतियों से ग्रस्त रहता है। सामान्यतः इस कथनी और करनी में अंतर के कारण अंतर्वैयक्तिक समस्याएं उठ खड़ी होती है, क्योंकि संगठन में व्यक्ति प्रबंधकों के वास्तविक व्यवहार व कार्यशैली का अनुगमन करते हैं, न कि प्रबंधक के चिंतन या दृष्टिकोण का। संगठन में व्याप्त विरोधाभासी स्थितियां भी निम्न समस्याएं उत्पन्न करती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है पहल क्षमता का उपयोग करो किंतु नियमों को मत तोड़ो। सेकंड है वर्तमान से आगे की ओर सोचो किंतु पुरस्कार एवं दंड वर्तमान निष्पादन पर ही दिया जाए। थर्ड है संगठन के समग्र परिप्रेक्ष्य में सोचो किंतु दूसरों के उत्तरदायित्व क्षेत्र में प्रवेश मत करो। फोर्थ है दूसरों से सहयोग लो और दो किंतु आवश्यकताओं अनुसार दूसरों से प्रतिस्पर्धा करो। इस प्रकार की स्थिति लगभग सभी संगठनों में व्याप्त होती है, अतः प्रबंधक की सुस्पष्ट ढंग से चिंतन करना चाहिए। साथ ही क्रिस और ग्रिस ये स्वीकारते हैं कि मतभेद या संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते, बल्कि उनसे कई बार रचनात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं में वृद्धि करना। और ग्रिस ने सिद्धांत एक्स के रूप में नौकरशाही नुमा या पिरामिड नुमा मूल्य प्रणाली तथा सिद्धांत वाई के रूप में मानवतावादी या लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली का ढांचा स्पष्ट करते हुए कहा है कि परंपरागत रूप से प्रचलित नौकरशाही संगठन तथा मूल्य कमजोर, सतही तथा अविश्वसनीय संबंधों को जन्म देते हैं। दूसरी मानवतावादी मूल्य प्रणाली में परस्पर विश्वास बढ़ता है, अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं बढ़ती है, सहयोग, लचीलापन, प्रभावशीलता एवं सुखद वातावरण का निर्माण होता है तथा व्यक्ति को व्यक्ति की तरह मानने से उसकी समस्त क्षमता का प्रयोग होता है, जिससे दोनों ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अतः और ग्रिस ने मानव मूल्य प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की है। व्यवहार प्रतिरूप या खुली व्यवस्था सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर के एक्स वाई सिद्धांत के अनुसार और ग्रिस ने ए बी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें ए का एटीट्यूड अभिवृत्ति तथा बी का बिहेवियर व्यवहार के रूप में वर्णित करते हुए इसकी निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। ए क्या है? अंतर्वैयक्तिक व्यवहार, सामूहिक गतिशीलता और संगठनात्मक प्रतिमान। बी क्या है? खुलापन, स्वभावनाओं से प्रेरित और प्रयोगवादी। विचारक यह मानते हैं कि ए प्रतिरूप के व्यक्ति भावनाओं से प्रेरित नहीं होते और न ही खुले प्रतियोगिवादी होते हैं, बल्कि वे अपने कार्यकरण के निकट पर्यावरण पर्यवेक्षण तथा स्पष्टता की अधिक मांग करते हैं। व्यक्तियों की पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्रदान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यक्तियों का सहयोग समर्थन करने से उत्पादकता बढ़ेगी तथा संगठन में सहयोग का वातावरण बनेगा। दूसरी ओर वाई
एक प्रबंधक ये मानते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति स्व अभिप्रेरित एवं परिपक्व होते हैं, फिर भी वे पूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि कार्मिक उनसे ऐसी अपेक्षा करते हैं या ऐसा करना कुछ समय के लिए आवश्यक है। वस्तुतः YA प्रबंधक कार्मिकों के स्व निर्देशन योग्यता एवं कौशल विकास में सहायता भी करते हैं। इस प्रकार Y विचारधारा के समर्थक भी कार्मिकों के परिपक्व या विकसित होने तक X जैसा व्यवहार करते हैं। क्रिस और ग्रिस ने कार्मिकों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए उच्च प्रबंधकों को कार्मिकों की अभिप्रेरणा की चिंता का सुझाव देते हुए कहा है कि कार्मिकों एवं संगठन की आवश्यकताओं के मध्य से अस्तित्व का विकास होना चाहिए। संगठन के कार्य का संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे कार्मिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, अन्यथा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा नष्ट होती रहेगी और संगठन में कार्मिक दब्बू, परिपक्व, उदासीन, तनावग्रस्त एवं असंतुष्ट बने रहेंगे। संवेदनशीलता प्रशिक्षण या टी ग्रुप प्रशिक्षण। ऑर्ग्रिस ने संवेदनशीलता प्रशिक्षण अथवा टी ग्रुप प्रशिक्षण का सुझाव दिया है। टी ग्रुप का विकास 20वीं सदी के मध्य कुर्ट लेविन या रोनाल्ड लिविक द्वारा किया गया था। संवेदनशील प्रशिक्षण एक संगठनात्मक विकास की तकनीक है जो व्यक्ति को अपने बारे में अंतर्वैयक्तिक संपर्कों से उनके संबंध और अपनी समझ बढ़ाने में यह सहायक प्रशिक्षण तकनीक है। क्रिस और ग्रिस यह भी मानते हैं कि संवेदनशील प्रशिक्षण एक ऐसा प्रभावशाली यंत्र है जिससे कि प्रबंधक कार्य के दौरान कार्मिकों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इससे निम्नलिखित लाभों की प्राप्ति होती है। कौन से लाभ होते हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्ति में स्वयं के व्यवहार के प्रति सचेतना विकसित करता है। सेकंड पॉइंट है, दूसरों की सोच को समझने और तथा सीखने का अवसर प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट है, इससे अंतर्दलीय अंतःक्रियात्मक संबंधों को बढ़ावा मिलता है। फोर्थ पॉइंट है, दूसरों के व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता आती है। फिफ्थ पॉइंट है, उच्च तथा अधीनस्थ के मध्य संचार को बढ़ावा मिलता है। संगठनात्मक प्रभावशीलता। किसी भी संगठन को प्रभावशीलता कारकों पर निर्भर करती है। प्रभावशीलता से तात्पर्य उस उपलब्धि से है जो संगठन ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रम में प्राप्त की है। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति, आंतरिक व्यवस्था तथा बाहरी पर्यावरण के अनुकूलन को वर्णित किया तथा इन प्रक्रियाओं के माध्यम से संगठनात्मक प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत इसकी 5 विशेषताएं। फर्स्ट है भागों की अधिकता। सेकंड है सभी भागों की एक दूसरे के साथ अंतर्संबंधता। थर्ड है महत्वपूर्ण उद्देश्य जिन्हें प्राप्त करना है। फोर्थ है पर्यावरण के साथ अनुकूलन और फिफ्थ है अंतर्संबंधता का संधारित करना। एकल पार्श्व लर्निंग तथा द्विपार्श्व लर्निंग। जब संगठन अपनी गलतियों को पूर्व में लिए निर्णयों, प्रक्रियाओं तथा वर्तमान नीतियों के माध्यम से सुधारता है तो एकल पार्श्व लर्निंग कहलाता है, लेकिन द्विपार्श्व लर्निंग में गलतियों की नीतियों, उद्देश्य, मानकों में बदलाव करके सुधारा जाता है। ऑर्ग्रिस की आलोचना। हर्बर्ट साइमन का कहना है कि ऑर्ग्रिस के व्यक्ति की स्वसंतुष्टि संबंधी सिद्धांत यथार्थ से कोसों दूर है। स्वसंतुष्टि अपने आप में अराजकता की पर्याय है। ऑर्ग्रिस ने सत्ता को भी महत्वपूर्ण माना है, जबकि संगठनात्मक प्रभावशीलता में इसका बड़ा महत्व है। साइमन ने यह भी कहा है कि सत्ता भ्रष्ट नहीं करती है, बल्कि सत्ता को प्राप्त करने की इच्छा भ्रष्ट बनाती है। फिर चाहे इस प्रकार की इच्छा शक्तिशाली करे या शक्तिहीन सत्ता, दोनों प्रकार की इच्छाओं के व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। विद्वान इसकी भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम विकास, परिपक्व या आत्मसिद्धि तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में व्यक्ति एवं संगठन के संबंध भिन्न हो जाते हैं। सोल डब्ल्यू गैलरमैन एवं पोलार्ड का विचार है कि ऑर्ग्रिस का यह मत है कि व्यवस्था
एवं व्यक्ति में संघर्ष रहता है, अपूर्ण है। इसके साथ ही अपरिपक्व और परिपक्वता सातत्य से संगठन में समाधान होगा या नहीं, इस पर ऑर्गेस ने कुछ नहीं लिखा। वैसे भी यह कहना कठिन है कि कौन व्यक्ति किस स्थिति में व किस समय अपरिपक्व या परिपक्व है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।